Okay, good morning, students. Today we are going to start few points of remaining topic of welded connection. Okay, तो आज के लेक्चर की कुछ आउटलाइंस है. Sir, फर्स्ट screen is पॉइंट. not visible. ओके ओके, जस्ट आई एम प्रोजेक्टिंग. नाउ इट इज विजिबल. Yes, sir. Sir. ओके, इज क्लियर विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज के जो लेक्चर में मोस्टली जो वेल्डेड कनेक्शन का जो पार्ट था आपका, वेल्डेड कनेक्शन, उसमें मोस्टली अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्ट्रेस, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फिलेट न्यूमेरिकल, एक फिलेट वेल्ड पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था. तो अब रिमेनिंग कुछ इसके पार्ट्स है जो कि एडवांस पार्ट है. मींस देखो, फर्स्ट पार्ट है आज डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन इन डिजाइन स्ट्रेस फॉर लॉन्ग जॉइंट. ये इट इज सेम लाइक ऑफ इन बोल्टेड जॉइंट. जो बोल्टेड जॉइंट में आपने बोल्टेड कनेक्शंस में लॉन्ग जॉइंट के लिए क्या पढ़ा था? बीटा आई जे. ओके, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द बीटा आई जे? याद है कि नहीं? Yes, sir. ओके, कुछ फैक्टर था, उस फैक्टर की वैल्यू को अपन डी से और ये कुछ देखते थे 150 से डी अगर है ज्यादा या फिर, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें भी लॉन्ग जॉइंट के रिडक्शन पढ़ेंगे. सेकंड जो है, स्ट्रेसेस ऑन वेल्ड ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस. दैट मींस कि एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स. तो जो आपका जो वेल्ड है उसके ऊपर स्ट्रेसेस कितनी आ रही ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, है ना. ये बात याद रखना कि आपको भाई लोड कैलकुलेट करना है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस जो है उसकी वेल्ड पे, वो ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस, फोर्स में भी कंप्रेशन, टेंशन और शियर. ओके, देन थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस. जैसा कि अपन वोल्टेज स्ट्रेस, ये वोल्टेज कनेक्शन में पढ़ा था. इफ अगर बोल्ट आर द इन टेंशन एंड शियर, दे द कंबाइंड फार्मूला, इंटरेक्शन फार्मूला था, है ना. कुछ इस तरह था ना, टी डी, मतलब सॉरी टी एन, मीन इसके ऊपर जितना लोड लग रहा है टी डी बी का होल स्क्वायर प्लस शियर फोर्स ऑन द बी डिवाइडेड बाय डिजाइन शियर फोर्स स्क्वायर इज लेस देन 1. ये ये कॉम्बिनेशन को इंटरेक्शन जो फॉर्मूला था टेंशन और शियर के केस में, तो सेम केसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन द फिलेट एंड बट वेल्ड, कि अगर शियर भी आए और पर्टिकुलर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी जनरेट हो उसके अंदर, तो उस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या होगा, मतलब मींस रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा. फिर सबसे लास्ट में आएगा एक इसमें पर्टिकुलर वेल्डेड वेल्ड्स में आता है कि कंबाइंड, एक तो बियरिंग स्ट्रेस लग रही है, सेकंड बेंडिंग भी, थर्ड शियर. तो बीबीवी करके इसका केसेस होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीबीवी, बियरिंग, बेंडिंग और शियर. तो इसके केस में जो फाइनल इक्विवेलेंट जो स्ट्रेस होगी इन दी वेल्ड, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? These are from the directly reflected to IS code 800 2007. Okay. Then fourth one है आपका एसेंट्रिक कनेक्शन टाइप 1 एंड टाइप सेकंड. इसमें टाइप 1 अपन जो है वो पढ़ेंगे. एसेंट्रिक कनेक्शन जो टाइप 1 जो है वो पढ़ेंगे. ओके, और टाइप सेकंड जो है वो नेक्स्ट क्लास में. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्स्ट टर्म से एक तो रिडक्शन फैक्टर. एक्चुअल में ये रिडक्शन फैक्टर क्यों करते हैं? फॉर द लॉन्ग जॉइंट. जैसे कि अगर आप एक प्रोवाइडिंग ए वेल्डेड कनेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर मेंबर ऑन ए main member, then this will length of joint
is greater than equal to 150 times टी टी। वहां पे कितना था, डी था ना, वहां पे डायमीटर ऑफ बोल्ट कंसीडर करते थे, सर 15 टाइम ऑफ डी। 15 टाइम्स ऑफ बोल्ट डी कंसीडर करते थे। मेरा इंटरेस्ट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि इसमें जो ये जो डी बोल्टेड कनेक्शन में है, वहां पे आपको रिप्लेस करना है डायरेक्टली थ्रॉट थिकनेस। ये क्या है, थ्रॉट थिकनेस ऑफ वेल्ड, जो कि क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस और क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ वेल्ड। ये लेग साइज जिसको वेल्ड ऑफ साइज बोलते हैं, और ये क्या है, टीटी। ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन होता है तो एफ डब्ल्यू जो आपने डिजाइन स्ट्रेस है वेल्ड के अंदर, उसको एक रिडक्शन फैक्टर मींस लेस देन 1 उससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं बीटा एल फॉर लॉन्ग जॉइंट और प्रोवाइड फॉर डब्ल्यू। ओके, it is equal to 1.2 minus 0.2 divided by 150, then length of joint means अगर ये है आपकी लेंथ ऑफ जॉइंट और ये लेंथ ऑफ जॉइंट इज ग्रेटर देन 150 टाइम्स ऑफ टी, देन ये क्या लगेगा, रिडक्शन फैक्टर। अगर ये रिडक्शन फैक्टर लेस देन 150 एलटीटी है लेंथ ऑफ जॉइंट, तो ये रिडक्शन फैक्टर नहीं लगेगा, कंसीडर नहीं करेंगे इसको, एंड डिवाइडेड बाय जो आपकी थ्रॉट थिकनेस है। ओके, और जैसा कि रिडक्शन फैक्टर बीटा एल डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं। अब ये जो रिडक्शन है ये एक्चुअल में क्यों करते हैं भाई, बोल्टेड कनेक्शन में कुछ वो पिच का क्राइटेरिया था कि भाई इतने बड़े जब आप पर्टिकुलर इतना लॉन्ग जॉइंट प्रोवाइड करते हो तो यूनिफॉर्मली जो आपका स्ट्रेसेस मोबिलाइज होती है, मींस कैसे कि अगर आपका स्मॉल एरिया है तो थ्रू आउट जो स्ट्रेसेस है मींस फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया, इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, मोबिलाइज होंगे, वो यूनिफॉर्म होते हैं। अब आपने एक सर्टेन लेंथ से ज्यादा अगर लॉन्ग जॉइंट प्रोवाइड किया है तो देयर इज दिस अनसर्टेनिटी इसके अंदर रहती है कि ये क्या करते हैं कि इन इफेक्टिवनेस नॉर्मली जो आपका लोड या डिजाइन स्ट्रेंथ है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। मींस कैसे, अगर आपने लॉन्ग जॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे क्योंकि ये नियरेस्ट पार्ट है फोर्स के, फिर इसके मिड में जो है पर्टिकुलर पार्ट उसमें सबसे कम स्ट्रेसेस रहेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं तो ये रहता है यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ जाके मिनिमम जाता है सेंटर पे। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको एक सर्टेन लेंथ रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि इस पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस बने, मींस यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस जनरेट हो। और यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस जनरेट होगा तो क्या होगा, एफ डब्ल्यू जो आपने कंसीडर किया है कि ये जो डिजाइन स्ट्रेस है वो क्या एग्जर्ट हो रही है, यूनिफॉर्म एग्जर्टली हो रही है। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट जो है वो रिडक्शन फैक्टर इज ओवर। Now coming to the second. Sorry. सेकंड जो है पॉइंट वो है stresses on weld due to individual forces। मींस इसमें क्या है कि
पर्टिकुलर अगर आपका वेल्ड है उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं ड्यू टू compressive force, maybe tensile force, and maybe shear force alone. इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि आपके जो वेल्ड में है जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस मींस सिर्फ सिंगल फोर्स लग रहा है आइदर द कंप्रेसिव टेंसाइल और शियर फोर्स ओके। तो बहुत सिंपल है कि एक्सियल या इसकी स्ट्रेसेस जनरेट होती है वेल्ड में इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड क्या कंसीडर करते हैं सतीश? इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड क्या कंसीडर करते हैं इसके लिए? यस सतीश। LD into throat thickness. हाँ, Effective length. इफेक्टिव लेंथ इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस थिकनेस। तो Yes. LE मल्टीप्लाई बाय थ्रॉट थिकनेस TT इज डायरेक्टली AE इक्वल टू इफेक्टिव एरिया ओके। तो उस पे स्ट्रेसेस जो एक्सियल या फिर नॉर्मली स्ट्रेसेस जो है नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स ओके। ये शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे शियर फोर्स और ये है एक्सियल स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेशन एंड टेंशन और ड्यू टू वी शियर फोर्स ओके। तो एफ ए और क्यू इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया दैट इज इक्वल टू एल ई मल्टीप्लाई बाय टी टी। सिंपल। ये कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको तब जब वेल्ड जो है सब्जेक्टेड टू सिंगल फोर्स या इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज द combination of stresses, combination of stresses। अब इसमें फर्स्ट देखो फिलेट वेल्ड का। फिलेट वेल्ड में अगर आपका वेल्ड सब्जेक्टेड टू टेंशन और प्लस शियर अगर ये दोनों सब्जेक्टेड करता है और ये में भी कंप्रेसिव हो सकता है दैट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस। इसको नॉर्मल स्ट्रेस कह देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर ओके। ये सेकेंडरी जो एग्जांपल है ये याद रखना एक एसेंट्रिक कनेक्शन जो होगा जिसमें ये दैट इज फ्लैंज फ्लैंज के बीचों बीच में एक प्लेट ज्वाइन की है और फिलेट वेल्ड से किया है ओके। और इसका अगर मैं व्यू बताऊं आपको तो कुछ ये आई सेक्शन ये फ्लैंज। अब आपने एक एसेंट्रिक ब्रैकेट ज्वाइन किया है बाय द हेल्प ऑफ Fillet well. फिलेट वेल्ड ओके। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कोई फोर्स होगा जिसको ट्रांसफर करना है इस वेल्ड को। तो यहाँ पे सर्टेनली क्या हो गया एक एसेंट्रिसिटी दैट मींस ये जो वेल्ड जो है वो एक तो टेंसाइल भी होगा टेंसाइल और कंप्रेसिव है ना। इट इज सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट कनेक्शन टाइप सर्किट इन बोल्टेड कनेक्शन है ना। यहाँ पे क्या करते थे वहां पे एंगल लगा के या फिर पर्टिकुलर बोल्ट कनेक्ट कनेक्ट करते थे ना वो केस याद है। तो इस केस में आपकी जो रिजल्टेंट जो स्ट्रेस है रिजल्टेंट स्ट्रेस इन फिलेट वेल्ड इक्वल टू एफ आर। ये बहुत बार गेट में आया है क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन और इसके बारे में इक्वल टू एफ एच स्क्वायर मीन्स
FS का मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस either in compressive tensile, okay, plus 3 times of the direct stress in the fillet weld, or FR should be less than equal to FWD. FWD for fillet equal to FU divided by root 3 multiply by Gamma M. गामा Gamma. MW. ये याद रखना फिलेट वेल्ड का। ओके, तो FH को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू टेंसाइल कंप्रेशन और आइदर बेंडिंग के वजह से भी अगर जनरेटेड हो तब भी, और Q जो है वो उसकी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ओके, अगर ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन है तो एक इंटरेक्शन फॉर्मूला बनता है जिसमें ये 3 टाइम्स ऑफ द क्यू स्क्वायर और FH स्क्वायर, और ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन जनरेट होता है आपके IS कोड में क्लॉज नंबर 10.510। ओके, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 10.5 ओके और 10 और इसका 1.1 पार्ट, ये है किसके लिए? फिलेट वेल्ड के लिए। ओके, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट है बट वेल्ड के लिए। इसमें याद रखना FR कभी भी जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस है वो उसकी डिजाइन जो स्ट्रेस है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि वहां पे भी क्या था, रिजल्टेंट जो फोर्स है बोल्टेड कनेक्शन में थोड़ा सा लिंक अप करना बोल्टेड कनेक्शन और इसको वेल्डेड कनेक्शन को, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। FR इज लेस देन VDB डिजाइन बोल्ट वैल्यू, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उससे कम होना चाहिए। इसमें भी वही, ये डिजाइन स्ट्रेस है। अब आते हैं सेकंड है इसका बट वेल्ड के लिए। एक्चुअल में बट वेल्ड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन बट नीड नॉट बी कैरिड आउट प्रोवाइडेड दैट, कि एक तो एक्चुअल में ये अगर एक्चुअली लोडेड हो, बट वेल्ड में जनरली क्या है कि अगर ये नॉर्मली आप दो प्लेट को कनेक्ट भी कर रहे हो तो इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो बेंडिंग में आए। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे F फोर्स लगाऊं, यहाँ पे F फोर्स लगाऊं, तो डायरेक्टली ये क्या है, एक्सियल स्ट्रेस में ही रहेगा, है ना। और सिंगल और डबल जॉइंट में अगर आता भी है तो इनका सिंगल और डबल बेवल जो वेल्स है, द सम ऑफ द नॉर्मल और शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सिस्ट द डिजाइन नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्टली नॉर्मल स्ट्रेस FH प्लस Q, ये क्या है, डज नॉट एक्सीड FWD ऑफ बट वेल्ड, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रेसेस जो है वो डायरेक्टली कंबाइंड हो रही है। नॉर्मल स्ट्रेस भी उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रही है, और ये FH जो लग रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। ओके, ये है इसकी डिजाइन स्ट्रेस। तो FH प्लस Q जो है इज नॉट ग्रेटर देन दी FWD नॉर्मल स्ट्रेस और नॉट ग्रेटर देन दी 0.5 टाइम्स ऑफ दी शियर स्ट्रेस, मींस डिजाइन शियर स्ट्रेस। अब इसमें मोस्टली केस में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा फॉर दी बट केस, आई थिंक ये रहा कहाँ पे, here, okay. Check for the combination of the stresses in the butt welds need not be carried out provided that first butt welds are axially loaded, then second, इस केस में अपन को नहीं चेक करना है, इन सिंगल एंड डबल बेवल
welds, the sum of normal and shear stresses does not exceed the design normal stress. जो भी इसकी design normal stress है means parent material की stresses लेते हैं अपन तो, and the shear stress does not exceed 50% of the design shear stress. Okay, तो एक तो फर्स्ट क्लॉज जो है वो बता रहा है कि भाई एफ एच प्लस क्यू जो है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए डिजाइन नॉर्मल स्ट्रेस का। ओके, सेकंड जो है इस पे जो स्ट्रेसेस जो लग रही है शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 0.5 टाइम्स ऑफ द डिजाइन शियर स्ट्रेस। ओके, Yes. अब आते हैं सबसे अच्छा पॉइंट है वो है कंबाइंड तीन केस के अंदर आपकी जो रिजल्टेंट जो स्ट्रेस है वो कैसे फाइंड आउट। ये भी काफी बार फॉर्मूला गेट में पूछ रखा है, 2 नंबर 1 नंबर में जस्ट सिंपल तीन स्ट्रेसेस दे रखी है और उसमें पूछ लिया कि नॉर्मली इसकी रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालो। तो कंबाइंड बियरिंग, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन अ बट वेल्ड। सबसे पहले एफ बी, एफ बी का मतलब है कैलकुलेटेड स्ट्रेस ड्यू टू बियरिंग, और एफ बी आर जो है, सॉरी ये इसको बेंडिंग कर दो, एक्चुअल में स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको कर दो बेंडिंग, इसको कर दो बियरिंग। एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, और क्यू जो है डायरेक्टली शियर स्ट्रेस। तो अगर ये मोस्टली जो इक्वलेंट जो स्ट्रेसेस जो होगी, इक्वलेंट जो स्ट्रेसेस हैं क्यू ई एच पर आईएस कोड, ये याद रखना किसके केस में ही है, सिर्फ बट वेल्ड के केस में। फिलेट वेल्ड में ओनली फॉर एक तो कंबाइंड स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस आएगी और शियर स्ट्रेस आएगी, बट इन केस ऑफ द बट वेल्ड अगर थ्री स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं तो ये जो स्ट्रेसेस हैं देयर विल बी नॉट ग्रेटर देन टू द डिजाइन स्ट्रेसेस। ओके, तो इसमें देखो 1 सेकेंड, पहले बेंडिंग का स्क्वायर फिर बियरिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बोथ बेंडिंग और बियरिंग प्लस 3 टाइम्स ऑफ द क्यू स्क्वायर। तो ये जो बेंडिंग और बियरिंग जो है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है इसका रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस को। ओके, फिर अगर शियर स्ट्रेस ऐड करना होता है तो 3 टाइम्स ऑफ द क्यू स्क्वायर करना होता है। ओके, इसको याद रखना हमेशा, कैसे तरीका है कि बेंडिंग स्क्वायर प्लस बियरिंग स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बेंडिंग मल्टीप्लाई बाय बियरिंग। तो ये तो क्या रिप्रेजेंट करती है, नॉर्मल स्ट्रेस रिजल्टेंट प्लस, अब नॉर्मल स्ट्रेस का रिजल्टेंट प्लस शियर के साथ ऐड होगा तो 3 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये है बट वेल्ड में कंबाइंड स्ट्रेसेस एंड ये नॉट ग्रेटर देन टू दी पेरेंट मटेरियल स्ट्रेंथ, जो कि मैंने कल बताया था क्या, एफ वाई गामा एम डब्ल्यू या एम नॉट, बट Not. I'm एम, not. वेरी वेल। तो फिलेट वेल्ड की, सॉरी बट वेल्ड के लिए जो डिजाइन स्ट्रेस होती है वो है एफ आई डिवाइडेड बाई गामा एम। ओके, तो ये तो हो गया आपका सारा इंटरेक्शन फॉर्मूला हो गया, और इंडिविजुअल जो फोर्सेस लगता है आइदर दी टेंशन कंप्रेशन और शियर उसमें स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, और एक रिडक्शन फैक्टर अपन ने कवर कर लिया। नाउ कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट जो है मेन, सॉरी सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका एसेंट्रिक कनेक्शन, जिसमें ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1। ओके,
इसमें बहुत सिंपल है ये। फर्स्ट आई एम ड्राइंग, ये मान लो आई सेक्शन का फ्लैंज है। ओके, साथ साथ में बनाते रहना। ओके, अब आपको कनेक्ट करना है एक ब्रैकेट जो अब आपको ब्रैकेट कनेक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ एक प्लेट है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, और इतनी सी डिस्टेंस आपने छोड़ रखी फॉर प्रोवाइडिंग फिलेट वेल्ड। ओके, अब आपने क्या किया, फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया है। अब इस सरफेस में कहाँ का सरफेस पे फिलेट वेल्ड हो सकता है, एक तो ये। ओके, सेकंड, यहाँ पे आपने फॉर कनेक्शन के लिए इतनी प्लेट छोड़ रखी है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड सरफेस है ये। ओके, जो एचएस जो लाइन से है ये है फिलेट वेल्ड। अब आपको एक एसेंट्रिक लोड, एसेंट्रिक मींस इसके सीजी जो लाइन ऑफ सीजी है उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस एसेंट्रिक है। तो पी फोर्स क्या है यहाँ पे, फैक्टर्ड, फैक्टर्ड लोड। ओके, एंड नाउ कमिंग टू the CG of the weld connection. Okay, CG of welded connection, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। तो CG of the welded connection क्या है, it is the same like there is the thickness of the weld effective is a TT, and this will be showing as B, and this is the H dimension. ओके, तो ये क्या है, एक सी टाइप की चैनल है। ओके, और उसकी जो थिकनेस जो है ओवरऑल वो कितनी है, टीटी। ओके, और ये जो डायमेंशन है वो है बी, और ये जो डायमेंशन है वो है एच। अब इसका सीजी निकालना है। ओके, तो फर्स्ट ध्यान से देखना, ये जो लाइन है अगर मैं फर्स्ट सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन के तो क्या है, ये सिमेट्रिक है अप और डाउन डायरेक्शन में, यस और नो। Yes, Yes. बट जो नेक्स्ट जो लाइन है एक्स एक्सिस लाइन होगी, अब वाई वाई जो लाइन होगी, वो जो लाइन है वो एक्चुअल में क्या है, इट नॉट पासिंग फ्रॉम द मिड, इट समथिंग लाइक पासिंग फ्रॉम नियरेस्ट टू द एरिया। कैसे होगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मींस लेफ्ट साइड में ज्यादा पोर्शन है एरिया का, तो सेंट्रोइड जो है इसका सीजी या सेंट्रोइड जो है वो यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा। तो वी कैन से ये जो लाइन है सेकंड वाई वाई वो कम से कम यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। ये ध्यान से देखना, ये अगर क्वेश्चंस नहीं बनता आपसे तो आपका सोम जो पार्ट है वो वीक पे है। ओके, तो ये दोनों लाइन जो है वो जहां इंस्ट्रक्टेड है इसका है ये सेंट्रॉइड। ओके, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है अपना ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस इन द फिलेट वेल्ड। ओके,
और जो स्ट्रेसेस जो है ये कितने मतलब उस पे अगर शियर स्ट्रेस लग रही है, कंबाइंड स्ट्रेस लग रही है और कॉम्बिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस लग रही है, तो उसके केस में क्या करेंगे। अब अब आते हैं यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है आपका हो गया सीजी। ओके, इस सीजी से ये जो वर्टिकल जो लाइन पास हो रही, ये वाली लाइन ये है इसकी वाई वाई। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट ये बी, और डार्क ही लेता हूं मैं। तो इसके सीजी से वाई जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ई, एसेंट्रिसिटी ऑलवेज, है ना। जो सीजी या सेंट्रोइड से जो लाइन पास होगी वहां से जितना इफेक्ट एसेंट्रिसिटी है वो डिस्टेंस है इसकी ई। तो इस सॉरी, तो इस पॉइंट पे P इंटू ई, P इंटू ई जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट T जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट है इसके वजह से इस वेल्ड के अंदर क्या होगी, शियर स्ट्रेस जनरेट होंगी। और ये जो शियर स्ट्रेस है इट इज सेम लाइक एज टॉ, टॉ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे। ये टॉर्जनल फॉर्मूला याद है कि नहीं किसी को? Yes, sir. Torsional formula in SOM. Okay, it is the same like as a circular shaft which is centroid and the distance r and stress acting is perpendicular to this radius which equal to tau। और इसको इस तरह प्लॉट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिस्टेंस r है और इस ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ओके, तो इस पॉइंट पे सबसे जो आर मैक्सिमम होगा उसके ऊपर जो मतलब स्ट्रेसेस जो जनरेटेड होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालने के लिए एक्स बार और वाई बार ये दोनों निकालना है। ओके, एक्स बार इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई a1 प्लस x2 इंटू मल्टीप्लाई बाई a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब ये x बार तो आपका डायरेक्टली निकल गया ड्यू टू सिमेट्री, तो x बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकालना है आपको y बार। तो y बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस मानो ये है y बार और इसकी जो डिस्टेंस है इसका सेंट्रोइड है ये y1 और इस लाइन को यहां से कट कर दो। ओके ओके, ये जो थिकनेस है अब होगी h माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी टी। ध्यान से देखते रहना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए मेरे को बता देना। तो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी, t माइनस 2t, 2 माइनस सॉरी h माइनस 2 टाइम्स ऑफ थ्रोट थिकनेस tt। ओके, अब इसका सेंट्रोइड है कितना, b बाई 2 पे, b बाई 2 पे। तो y बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एरिया b मल्टीप्लाई बाई tt और उसका सेंट्रोइड b बाई 2 प्लस अब इस वाले फेस पे आते हैं h माइनस 2 टाइम्स ऑफ tt मल्टीप्लाइज tt मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। और नीचे आपको रखना है टोटल एरिया 2 टाइम्स ऑफ b इंटू टी टी प्लस टी टी मल्टीप्लाई बाई h माइनस 2t। इससे निकलेगा y बार और y बार निकलने के बाद में आपको सेंट्रोइड आ गया। अब इस एक्सिस मतलब ये जो पॉइंट जो है सेंट्रोइड आपका C जो पॉइंट है इसके
अबाउट आपको जे, जे क्या डिनोट करता है इस वाले फॉर्मूले में? जे को क्या बोलते हैं? यस अदिति, जे को क्या बोलते हैं? ये जो टॉर्जनल फॉर्मूला है उसके अंदर टी जो है वो तो ट्विस्टिंग मोमेंट, जे जो है उसको क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। यस, अरे इतना सोच रहे हो यार, सोम नहीं आती क्या? यस सतीश, जे को क्या बोलते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं सुना है नाम? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है? यस और नो? Yes, sir. क्या होता है? क्या होता है ये जे, जिसको काफी बार आई जेड जेड भी लिखते हैं? बताओ भाई, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इसका बताओ मेरे को। ये बी है और एच है रेक्टेंगुलर, इसके अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई जेड जेड या जे? IXX plus IYY. हाँ, पैरेलल थ्योरम से। पैरेलल थ्योरम इसमें नहीं लगती बेटा। पैरेलल थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग द moment of inertia about any axis, you can find out the any axis AA equal to IC plus A multiply by R square, जहां से रेडियस उसका, ये होता है इसका पैरेलल थ्योरम। ये कॉम्बिनेशन थ्योरम होती है जिसमें अबाउट द एक्सिस, वन ऑफ द म्यूट योर माइक। तो आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मीन्स आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। मीन्स आपको पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है और उस दोनों को सम अप करना है। ये होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको जे कहते हैं। तो इस तरह इसके भी आपको क्या निकालना है, ये वाई वाई, ये एक्स एक्स और वाई वाई, इन दोनों एक्सिस के अबाउट निकालना है, फिर फाइनली आपको जे करना है। ओके, अब आते हैं डायरेक्टली अपन, सबसे पहले देखो एरिया ऑफ फिलेट वेल कितना था, 2 टाइम्स ऑफ द बी इंटू टी टी प्लस एच मल्टीप्लाई बाई TT. टी टी, ये तो डायरेक्टली निकाल दिया है। अब इसमें h माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी टी मल्टीप्लाई बाई टी टी जो करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए h मल्टीप्लाई बाई टी टी कर देना, ठीक है? क्योंकि ये जो एरिया जो है टी टी वो बहुत कम होता है, h 3 mm 5 mm, है ना? तो एरिया ऑफ फिलेट वेल्ड होगा ये। सेकंड जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस
in weld due to axial load P। क्यों? ये जो लोड जो P है, इस P को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ पे। तो इसके वजह से सभी जो स्ट्रेसेस जो लगती है इसके अंदर, वो क्या लग रही है? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अभी बताया था मैंने, फोर्स डिवाइडेड बाय। तो Q1 अगर मैं मान लो, Q1 इक्वल टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया, जो कि ये रहा आपका इफेक्टिव एरिया। तो 2B प्लस H मल्टीप्लाई बाय TT, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट जो है वो है स्ट्रेस इन वेल्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू P इंटू E, T इंटू P इंटू E इन दी वेल्ड एट R मैक्सिमम। R मैक्सिमम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जितना R बढ़ेगा उतना उसकी वहां पे उस पॉइंट पे फाइबर पे शियर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम रहेगी टॉर्जनल फॉर्मूला में। वेल्ड एट R मैक्सिमम मींस extreme distance from the centroid C। okay, so Q2 it is same like tau by R equal to T by J। तो R मैक्सिमम होगा तो tau मैक्सिमम होगा, तो Q2 इक्वल टू T मींस P मल्टीप्लाई बाय E डिवाइडेड बाय J मींस R IZZ मल्टीप्लाई बाय R मैक्सिमम। ओके, तो गो टू द फिगर प्रीवियस वन। तो R मैक्सिमम आई थिंक ये जो पॉइंट जो है सबसे वाला, ये R मैक्सिमम होगा, एक ये और एक ये। यहां से अगर मेजर करोगे तो यहां से यहां तक मेजर कैसे R मैक्सिमम निकालोगे? यहां से यहां तक डिस्टेंस और इसकी यहां से डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट, तो R मैक्सिमम निकलेगा। ओके, अब आते हैं कि IZZ जो है वो IXX प्लस IYY पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब फिलेट वेल्ड जो है वो सब्जेक्टेड टू टू सेम नेचर स्ट्रेस। यहां पे याद रखना, इसके अंदर पॉइंट मार्क करना कि ये जो फिलेट वेल्ड है वो सेम टाइप के स्ट्रेसेस रेजिस्ट कर रहा है। पहला डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, दूसरा वो भी शियर स्ट्रेस है बट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, FH स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर इक्वल टू FE। ये तब होगा जब ये नॉर्मल स्ट्रेस भी आए इसके अंदर। नॉर्मल स्ट्रेस मींस टेंसाइल और कंप्रेसिव, और ये शियर स्ट्रेस। तो अब अपने को गो टू दी जो आपका पैरेललोग्राम थ्योरम है फॉर कैलकुलेटिंग दी फोर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट फोर्स देयर इज द F1 और F2 एंड between the angle is theta and the resultant force is directly showing as FR, then FR equal to directly calculate F1 square F2 square 2 times of the F1 into F2 multiply by cos theta। okay, Yes, sir. so no, but in case of fillet weld, there is a two stresses which are at theta। अब ये थीटा कौन सा लेना है आपको? ये थीटा लेना है जो एक्सट्रीम R मैक्सिमम वाला, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसेस लग रही है इस टाइप से Q। ओके, और ये लग रहा है Q2 और ये Q1 है इस पॉइंट पे। Q1 ऐसा लग रहा है और Q2 इस टाइप से लग रहा है, और इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? थीटा। तो थीटा आपको ये कैलकुलेट करना है पहले से। ये थीटा इसमें लग गया, देन फाइनल द इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस,
कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन बताएगा? Q1 square plus T. है फर्स्ट अज्यूमिंग रेजिस्टेंस एरिया ऑफ फिलेट वेल्ड इक्वल टू यूनिट, ओके, then multiply by stress multiply by area, unit area, you will get force. तो अब जो ये जो डायग्राम है वो Q1 यहाँ पे फोर्स है, क्योंकि आपने क्या कंसीडर किया है, ये वाइवा में या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे ये क्वेश्चन पूछेगा। इवन मतलब काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसका विथ एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देते तो मींस आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो वीक है। तो Q2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू फोर्स, देन Q2 ये है क्या, फोर्स। अब आपका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, मींस आपका फोर्स आया, बट वी कैन से रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस पर यूनिट एरिया विच इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। तो Q इक्वल टू directly from parallelogram theorem of a vector, 2 vector equal to q1 square q2 square 2 times of the q1 and to q2 multiply by cos theta, okay, and for the fillet weld q should be less than equal to fw of fillet weld। fw of fillet weld कितना है, fu divided by √3 गामा mw। ये है आपका डिजाइन क्राइटेरिया, एनालिसिस क्राइटेरिया फॉर ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 इन एसेंट्रिक कनेक्शन ऑफ वेल्डेड। यहां तक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके, नाउ आई Yes. एम कमिंग टू given given you a numerical problem, solve it and we will सॉल्यूशन जो है वो आपको सबमिट करना है वहां पे गूगल क्लासरूम में, ओके। और किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में उसको अपन क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है डिटरमाइन maximum load, determine the maximum load that can be resisted by ब्रैकेट, साथ साथ में लिखते रहना, ब्रैकेट कनेक्शन shown below by fillet weld of size S equal to 6 mm if it is a soft welding, okay, and figure like this। फिगर में हर चीज डायमेंशन दे रखी है, ये एक फ्लैंज है जिसमें एक ब्रैकेट जो है वो इस टाइप से कनेक्ट किया है। फिगर में कोई प्रॉब्लम हो तो अभी मेरे से पूछ लेना, बाद में मत पूछना, ओके। पी पी के बारे में पूछ रहे हैं, मैक्सिमम लोड, ओके, एंड डायमेंशन दे रखी है यहां से यहां तक वैल्यू 240 mm, ओके। नाउ कमिंग टू दी फ्लेट वेल्ड जो है आपका किया हुआ है इस एजेस पे
इस एज पे और इस एजेस पे। ओके, और आपको दे रखी है डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है, हाइट जो है वो है 320 mm, और ये जो डायमेंशन है वो दे रखी है 140 mm। If you want to consider the plate grade, in FE 410। ओके, सॉफ्ट वेल्डिंग है, और आपको निकालना है क्या, पी। ये जो पी आएगा वो ये फैक्टर लोड होगा, और आपको निकालना है सर्विस लोड दैट कैन बियर दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, कुछ नहीं करना, जो जो प्रोसीजर जो बताया वो फॉलो करो। सबसे पहले सीजी निकालना है इसका, इस वाले। तो सीजी निकालने के लिए लेंथ दे रखी है और साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दे रखी है। तो पहले सबसे पहले टीटी निकालना है। टीटी निकालने के लिए क्या करोगे, 0.7 टाइम्स ऑफ द एस, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना दोनों सरफेसेस, तो इससे आपको टीटी निकलेगा। तो एक आपको इस टाइप का चैनल टाइप का एक सी टाइप का एरिया मिलेगा, और इस एरिया का सीजी भी निकालना है, आई एक्सेस निकालना है, आई वाई वाई निकालना है। दोनों का सम अप करोगे तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और बाकी जो मैंने प्रोसीजर जो बताया आपको वो फाइंड आउट करना है। और ये भी याद रखना, जैसे इसका सीजी निकले, सीजी जैसे ही निकले, एक्स एक्सेस तो वैसे भी इसका सीजी हो जाएगा 160 mm ऊपर, 160 mm नीचे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी मेजर करनी है, और ये जो डिस्टेंस होगी वो आर मैक्सिमम, और इसका थीटा भी नोट डाउन करना है। ओके, नोट डाउन कर दिया? Yes, sir. ओके, from my side is over. If you have any doubt you can ask me.